नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हाँ, हम इसे कह रहे हैं करप्शन पर कोटला टेस्ट, क्योंकि ये जंग जैसे ही अरविंद केजरीवाल वर्सेस वित्त मंत्री बन रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने प्रधान सचिव को बचाने के लिए इन तमाम आरोपों के गोले दाग रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आपके आरोपों में कितना दम है, ये परखने की कोशिश करेंगे, ये सवाल खड़ा करेंगे। सीबीआई रेड के बाद ही क्यों याद आया डीडीसीए का ये घोटाला, और उस पर बढ़ चढ़कर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आम आदमी पार्टी। जेटली के खिलाफ सबूत थे तो खामोश क्यों रही आम आदमी पार्टी अभी तक? अगला सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा, निष्पक्ष जांच के लिए जेटली का इस्तीफा मांगना क्या सही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मामला है। वित्त मंत्री जेटली पर आरोपों से फंस गई है क्या मोदी सरकार? क्या कटघरे में खड़ी दिख रही है सरकार? अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक एक बड़े बड़े दिग्गज आज खुद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। शिक्षा मंत्री इधर स्मृति ईरानी भी, तमाम दिग्गज सरकार के पहुंच गए मैदान में, और इधर डीडीसीए की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतन चौहान जी ने बातें रखी है। चेतन चौहान जी खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनमें प्रभात झा जी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ संजय झा कांग्रेस पार्टी से होंगे। खास मेहमान हमारे साथ पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जरा हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। बुधवार को जिस जंग की शुरुआत हुई, गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने उसे और धार दे दी। सीधे सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली को टारगेट पर लिया और आरोपों की मूसलाधार बारिश कर दी। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं, केजरीवाल एंड कंपनी ने करप्शन से लेकर तरह तरह की अनियमितताओं के आरोप चढ़े। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? आम आदमी पार्टी के आरोपों की झड़ी से ये साफ हो गया कि ये झगड़ा अब अरविंद केजरीवाल बनाम अरुण जेटली की शक्ल ले चुका है। टीम केजरीवाल ने बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अरुण जेटली की साख पर चोट की तो खुद जेटली भी पलटवार की मुद्रा में आ गए। आज तक तो किसी ने सार्वजनिक जीवन में उंगली भी नहीं उठाई, और न समझी के आधार पर तथ्य रखते रहना। उसकी सुविधाएं हम लोगों ने बढ़ाई और 114 करोड़ रुपए में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना। 7-8 वर्ष लगे, धीरे धीरे उसमें एडिशंस करते रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए अनियमितता के आरोप तब के हैं जब अरुण जेटली डीडीसीए के सर्वे सर्वा थे। इसलिए बीजेपी ने डीडीसीए की तरफ से पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान को भी जेटली के बचाव में आगे उतारा। टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टेडियम जो बना है वो 114 करोड़ है। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इधर से उधर हो गया है, पैसा साइफनिंग हुई है, वी कंप्लीटली डिनाई दिस। इसमें कुछ भी नहीं है। जाहिर है आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तीखी होने जा रही है। एक सीएम के प्रधान सचिव पर सीबीआई की कार्रवाई से मामला इतना बिगड़ा कि देश के प्रधानमंत्री पर तल्ख टिप्पणी हुई और देश के वित्त मंत्री पर संगीन तोहमत लगाए गए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। अतीत शर्मा के साथ कपिल चौधरी, दिल्ली आज तक। करप्शन पर कोटला टेस्ट। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रामलाल जनरल सेक्रेटरी ने बातचीत की है कीर्ति आजाद से। ये कोशिश हुई है 30 मिनट की इस बैठक में कि कीर्ति आजाद को ये समझाया जा सके कि आप इस मुद्दे को मत उठाइए। रामलाल से कीर्ति आजाद की मुलाकात खत्म हुई है और उसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि इस मुद्दे को ना उठाया जाए। जेटली पर जो बयान है, क्योंकि आपको याद होगा बीते दिन भी अरविंद केजरीवाल ने कीर्ति आजाद का ही नाम लिया था और उनकी पार्टी ने ये कहा था कि जिस तरह से कीर्ति आजाद ने खुद ये सवाल खड़े किए हैं, उस पर क्या जवाब देगी बीजेपी। और अब रामलाल को बीच में एक तरह से आगे बढ़ाकर कोशिश ये की गई है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्या इसका असर होता है कीर्ति आजाद पर, यह महत्वपूर्ण होगा। बयान पर सफाई मांगी गई है और यह कहा गया है कि इस मुद्दे को ज्यादा ना उठाया जाए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आइए, सबसे पहले चूंकि ये खबर आ गई है तो सीधे सबसे पहले चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर प्रभात झा जी। प्रभात झा जी, कीर्ति आजाद से बयान पर सफाई मांगी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि वो चुप हो जाएं। मतलब अगर कोई व्यक्ति
एक कॉज के लिए आगे बढ़ रहा है, पार्टी की चिंता किए बगैर, तो आप लोग उसका मुंह बंद कर देना चाहते हैं। ये अंजना जी किसने कहा आपको, और रामलाल जी और कीर्ति आजाद के बीच में कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपको ये सूचना दे रहा है? क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, मैं तो ये नहीं जानता। आपको ये जानकारी मिली, ये मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने की परंपरा सदैव रही है, हाँ। चाहे ऐसे मसले पर हो, चाहे और किसी मसले पर। मैं ये जानता हूं इस कि मुद्दे के अरुण उठने जेटली के जी बाद ने ही स्वयं कीर्ति आजाद अपनी की याद सारी आई है बातों पार्टी को। कहा है। अरे प्रभात जी, इस मुद्दे के उठने के बाद ही कीर्ति आजाद की किसने याद कहा आई है आपको? पार्टी को। कीर्ति आजाद से लगातार सबकी बात होती है, रोज होती है। हाँ। अब रामलाल जी से आप कह रही बात हुई है, मुझे अभी जानकारी नहीं है। अगर है। रामलाल जी से बात हुई तो संगठन के महामंत्री हैं, तो हाँ। होना स्वाभाविक है। चलिए। इसके लिए कोई ये कहना कि सफाई मांगने के लिए, ये करने के लिए, मैं ठीक इसे है। उचित नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अरुण जेटली जी ने एक एक आरोप का स्वयं जवाब दिया है। ठीक है, रीमा पराशर हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गई है हमारे साथ। रीमा, क्या बातचीत हुई है? क्या किसी तरह से कीर्ति आजाद का मुंह बंद करने में अब पार्टी लग गई है, भिड़ गई है? देखिए अंजना, मुंह बंद करने की कोशिश थी, लेकिन उसके बावजूद आज दोपहर आधे घंटे की रामलाल जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी के हैं उनसे मुलाकात हुई, लेकिन कीर्ति आजाद से अभी हमारी बात हुई है। उन्होंने सीधे कहा है कि जो वो रविवार को इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भले ही पार्टी की तरफ से आज उन्हें समन किया गया, उनसे पूछा गया इस पूरे मामले के बारे में, सफाई मांगी गई, लेकिन अब जिस तरह से कीर्ति आजाद का रुख है उससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि मामला सीधे सीधे पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली से जुड़ा है, जिनके खिलाफ पार्टी के ही सांसद सबसे ज्यादा मुखर हैं इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के दौर में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ही रविवार को अगर कीर्ति आजाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और वापस अब मुद्दे पर लौटते हैं। 20 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कीर्ति आजाद, और वो अभी तक इस बात पर टिके हुए हैं। प्रभात झा जी वो कह रहे हैं कि संडे को 3 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, खुलासे करूंगा। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, आम आदमी पार्टी ने घेर तो दिया, सीबीआई ने छापे किए सचिवालय पर, और अब देखिए कि कैसे उस तूफान में आपके एक बड़े वित्त मंत्री जी आ गए हैं और आपके तमाम दिग्गजों को, शिक्षा मंत्री से लेकर खुद अरुण जेटली को घूम घूम कर सफाई देनी पड़ रही है। घेर तो दिया आपको। किसने कहा आपको? क्या अपनी बात को कहना घेर घेर के घेराबंदी है? ये अपने एक अधिकारी को बचाने के लिए अगर ये पासा पलटा जाए और डीडीसीए का मामला उठाया जाए तो उसको नहीं कहेंगे आप? क्या अरुण जेटली जी का जवाब देना उचित नहीं है? क्या अपनी पार्टी के नेता की सच्चाई को सामने लाना कि अरुण जेटली जी इसमें नहीं है, मैं आपके चैनल पे नहीं आऊं, क्या ये नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने की कंपनी खोली हुई है और झूठ बोलने से ये बातें नहीं फैलती है। अरुण जेटली जी के बारे में पत्रकार जगत से लेकर देश के सारे लोग जानते हैं कि किसी भी आरोप में आज तक उन पर कोई आरोप नहीं। और बात रही जिन आरोपों की बात आप पार्टी द्वारा की गई है, उसकी जांच रिपोर्ट तो यूपीए सरकार में थी, क्या आया उसमें? कौन सी ऐसी बात है? स्वयं अरुण जी ने कहा है, स्वयं जांच रिपोर्ट कांग्रेस के जमाने यूपीओ की गवर्नमेंट में आई थी, क्या आया उसमें? अरुण जेटली जी के ये बात चेतन चौहान जो उपाध्यक्ष है वे भी कह रहे हैं, सारी बात कह रहे हैं। इसके बाद कहना कि बड़ा घेर लिया है। देखिए, प्रोपेगेंडा से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, मेरा दावा है ये। प्रोपेगेंडा के लिए कुछ भी करें, प्रधानमंत्री को गाली दें, उससे मीडिया में आ जाएंगे, यह सबसे किसी की प्रतिष्ठा न मेरी बढ़ेगी न आप पार्टी के किसी नेता की बढ़ेगी। डीडीसीए के उपाध्यक्ष हमारे साथ है, लेकिन उनके पास स्पेसिफिक कुछ डिटेल्स के साथ जाने से पहले कपिल मिश्रा जी, प्रोपेगेंडा से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्यों आप लोग प्रधान सचिव को बचाने के लिए वित्त मंत्री को टारगेट कर रहे हैं? वित्त मंत्री पर ईमानदारी या भ्रष्टाचार का केस, एक तो इतने दिन तक आप लोग चुप क्यों रहे? इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई की रेड हो, फिर आप जानकारी देंगे। सवाल नंबर 2, अगर वो ईमानदार हैं या भ्रष्ट है, उससे राजेंद्र कुमार आपके प्रधान से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ईमानदार या भ्रष्ट होने का क्या लेना देना है? दोनों अलग मामले हैं। इनको बचाने के लिए आप इन पर निशाना बना रहे हैं।
अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले डीडीसीए वाली जांच शुरू हुई है 12 नवंबर को, उसके बाद सीबीआई का छापा पड़ा है। तो सीबीआई के छापे के बाद हमने डीडीसीए की बात नहीं उठाई, डीडीसीए की बात उठने के बाद सीबीआई मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंची है। राजेंद्र कुमार की फाइल जहां पर है वहां सीबीआई जा ही नहीं रही है। मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था वहां जाए, हम स्वागत करेंगे। सीबीआई केवल इस एक पर्टिकुलर फाइल पे इंटरेस्टेड थी। क्यों इंटरेस्टेड थी आज पता लग गया। आज अरुण जेटली ने ब्लॉग भी लिखा और दुनिया के सामने भी आए, लेकिन 3 चीजें उन्होंने सफेद झूठ बोली। पहले उन्होंने बोला कि ईपीसीआईएल को 114 करोड़ का पेमेंट हुआ। 114 करोड़ का नहीं, केवल 57 करोड़ का पेमेंट हुआ है। 57 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरा, उन्होंने यह बोला कि वहां पर जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए गए हैं वो स्टेडियम की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाए गए थे और लीगल है। हाँ। खुद केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार की यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार को लेटर लिखकर बोला है कि इलीगल कॉर्पोरेट बॉक्सेस की जांच होनी चाहिए। हाँ। तो अपनी ही उनकी ही सरकार इस मामले में कहती है कि वो इलीगल है। तीसरा, उन्होंने ये बोला कि छोटे मोटे कुछ अपराध हुए हैं जिसमें कंपाउंडेबल है। जी नहीं, ये छोटे मोटे अपराध नहीं है, ये करोड़ों के घोटाले हैं और कंपाउंडेबल अपराध नहीं है, इनमें जेल होती है। अरुण जेटली जी वकील है, चेतन चौहान जी जवाब दीजिए। तो कल उन्होंने संसद में झूठ बोला, आज उन्होंने ब्लॉग में झूठ बोला और डीडीसीए ने खुद माना है कि ये सारी गलतियां हुई हैं। डीडीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेतन चौहान साहब को मैं पूरा लाइव सुन रहा था। बहुत लंबा करियर उन्होंने क्रिकेट के लिए लगाया है। बहुत कम लोग हैं जो खुद क्रिकेट खेले और क्रिकेट की अकादमी में ही बैठे हैं। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 55 लाख रुपए 3 कंपनियों को दिए गए थे गलती से। उन्होंने बताया कि ये सारे मामले की जांच है डीडीसीए की। उन्होंने खुद माने प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं, उन्होंने खुद माना है पैसे की गड़बड़ी हुई है। जवाब सुन तो लें। आज छुपा हुआ क्या है? आज तो सब कुछ जनता के सामने आ गया है। तीनों पर स्पेसिफिकली जवाब, एक पेमेंट, बच्चे को आज पता है कि अरुण जेटली उसके बाद बॉक्सेस पर जो उन्होंने कहा है और जिसको कंपाउंडेबल गुनाह वो कह रहे हैं उस पर, तीनों पर आपका स्पेसिफिक। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो खर्चा हुआ है स्टेडियम में वो 114 करोड़ हुआ है। 114 करोड़ का खर्च स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम, ठीक है। और वो स्टेडियम भी है, इनकी जानकारी के लिए, क्रिकेट नहीं खेले हैं, शायद ये कोटला में आए भी नहीं होंगे कि पहले। अब बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपको नहीं टोका, आप जो भी हैं बीच में मत बोलिएगा आप। मैं भी जिम्मेदार हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पर। ये पहले स्टेडियम छोटा था, 26,000 कैपेसिटी थी और उसके बाद हम इसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद दोबारा बनाया गया क्योंकि उसकी क्षमता बहुत कम थी और दिल्ली में आबादी बहुत बढ़ गई है। इसलिए 57 करोड़ जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 57 करोड़ है। पहले और कम था क्योंकि पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाने का विचार था। उसके बाद कैपेसिटी क्योंकि बढ़ानी थी इसलिए फिर वो आगे बढ़ गया। और ये भी आपको है कि 57 करोड़ की जो बात आप कह रहे हो, 57 करोड़ में केवल ढांचा था, वो केवल सिविल वर्क था, पूरा स्टेडियम नहीं था। 57 करोड़ के अंदर, 57 करोड़ के अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्टैंड बनाना है, दैट्स इट। उसके अंदर उसके बाद क्या कहोगे? बीच में मत टोकिएगा आप, जो भी हैं आप, जिम्मेदारी में से बीच में मत टोकिएगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। जवाब सुन लीजिएगा आप लोग मुद्दे को भटका रहे हो, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हो। आपके प्रधान सचिव के यहाँ पर रेड पड़ी है, मैं ये नहीं बोला, मैं अपने आप को आई वांटेड टू लिमिट माय सेल्फ ओनली टू क्रिकेट, बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक लाइक दिस, इवन आई कैन शाउट, इफ यू कैन शाउट इवन आई कैन शाउट। ईपीसीआईएल को कितना पेमेंट हुआ था? किसको? ईपीसीआईएल बीच को में आप कितना मत पेमेंट बोलिएगा, हुआ था? आप एक सवाल करोड़ का पेमेंट मुझे पूरा करने दीजिएगा, उसके बाद सवाल करिएगा। कपिल जी, बात पूरी करें। ईपीसीआईएल को कितना पेमेंट हुआ था? एक जवाब होगा ना उसका, कितने करोड़ रुपए ईपीसीआईएल को दिए गए थे? देखिए 57 करोड़ मैंने कह दिया उनको, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया 57 तो करोड़ अरुण को जेटली पेमेंट ने हो लिखा गया। 114 करोड़। अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है 114 करोड़। अरुण जेटली ने आज अपने ब्लॉग में लिखा है कि 114 करोड़ रुपए दिए गए। 114 करोड़ एक कंपनी को नहीं दिया है, टोटल स्टेडियम का खर्चा है। टोटल स्टेडियम का खर्चा 114 करोड़ लिखा है कि एक कंपनी को दिए गए। चेतन साहब, अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में ध्यान भटकाइएगा नहीं। अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में आज लिखा है, आप अरुण जेटली का ब्लॉग पढ़िए, उन्होंने अपने ब्लॉग में आज लिखा है कि 114 करोड़ पूरी बात तो सुन लीजिए। चिल्लाने से नहीं चलना नहीं। एक बार गंभीर मुद्दा है। नहीं अंजना जी, नहीं वो बात पूरी कर लेना सर, क्योंकि मुझे बहुत गंभीर सवाल इनसे पूछने हैं। ये चुनावी सभा नहीं है, आप लोग ऐसे भाषण दिए जाओगे। ये भाषण देना है तो कहीं जाकर चुनावी सभा में दीजिएगा, यहाँ मत दीजिएगा। यहाँ गंभीरता से बात चल रही है और ये गंभीरता की बात चल रही है। यहाँ पर 57 करोड़ रुपए मिला। अरुण जेटली कह रहे हैं ईपीसीआईएल को 114 करोड़ रुपए मिला। हम ये कह रहे हैं 57 करोड़ रुपए ईपीसीआईएल को नहीं मिले। अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में झूठ लिखा है, चेतन चौहान उसे साबित कर रहे हैं। अब आप
एक सेकंड रुक जाइए जल्दी से। ये स्टेडियम की बात हो रही है, पूरे स्टेडियम में 114 करोड़ खर्चा हुआ है। अब इनको बोलने दीजिएगा। दूसरी बात आ जाती है, खाली ढांचे से काम नहीं चलता है। उसके अंदर एक बार ढांचा जब बन जाता है, शायद इन्होंने अभी कभी अपना घर बनाया नहीं बनाया, उसके बाद उसके अंदर आपकी वायरिंग भी होती है, उसमें AC भी लगता है, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, बाथरूम भी बनते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, टाइलें भी लगती हैं, सब कुछ होता है उसके अंदर, और दीवारें भी बनती हैं। ऐसे नहीं हो जाता है कि खाली स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उसके अंदर क्या हो गया। चलिए ठीक तो है। ये सब मिलाकर 114 करोड़ गया है, और बाकायदा टेंडरों के हिसाब से, मतलब टेंडरों के हिसाब से काम बांटे गए हैं। रुक जाइए कपिल जी। हाँ ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। टेंडर नहीं हुआ है। कपिल जी धीरज रखिए। नहीं, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कह रहे हैं प्रभात झा जी कि यूपीए के वक्त पर जांच हुई थी, कुछ भी साबित नहीं हुआ था। SFIO की रिपोर्ट कहती है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर है, पारदर्शिता नहीं है। 5 साल के लिए जो खर्च का है कि 114 करोड़ खर्च किए, 24 करोड़ है। उनका साफ कहना है कि लेन देन नकद में किया गया, लेन देन नकद में किया गया। ये SFIO की रिपोर्ट है। उसके बाद DDCA पैनल की इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि वित्तीय अनियमितताएं हैं। 2013 से 2014 के बीच में फर्म्स को संदेहास्पद और अवैध भुगतान किए गए हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने जो पैनल गठित किया था वो खुद कहता है कि पारदर्शिता की भारी कमी है। अब ये तो संगीन सवाल खड़े करते हैं ना चेतन चौहान जी DDCA पर। देखिए, यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि SFIO ने जांच की है। SFIO ने जो जांच की है और उन्होंने जो भी प्रोसीजरल मैं लैप्सेस मानता हूं इनको। यहाँ पर जो उन्होंने जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे उसके ऊपर उन्होंने कहा कि टिप्पणी की, उन्होंने कुछ फीस बोली, इन्होंने कुछ फाइन लगाए, वो सब हम लोगों को दे दिए। और ये जो जांच हुई है ये बीजेपी के सर वो जानते हैं कि नकद में पैसा देना ब्लैक में पैसा देने के बराबर होता है। ये हम सब समझते हैं जो आम भाषा जानते हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, इन गंभीर सवालों के साथ लौटेंगे और अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे BCI कोटला टेस्ट। और अब हम चेतन चौहान जी आपसे ये उम्मीद करेंगे कि 57 करोड़ तो कह रहे हैं आपने पेमेंट कर दी, बाकी के 57 करोड़ का हिसाब दीजिए दर्शकों को आज तक पर आप। देखिए, ये मेरे पास सब लिखा हुआ है क्योंकि एक साथ तो आता नहीं है एक बैलेंस शीट में। ये सारे जो हैं जो खर्चे इस पूरे बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या सर, यहाँ पर हेडिंग्स तो बता दीजिए। हालांकि ये कलम से लिखा हुआ है, कलम से क्यों लिख कर लाए? क्योंकि अलग अलग वर्षों की बैलेंस शीट है। एक साल में ये सारा काम नहीं हो जाता। ये आज से करते ये करीब 3-4 साल के अंदर स्टेडियम बना है। अभी मोटा मोटा देखिए, मोटा मोटा जैसे AC वाले को दिया है 48 लाख रुपए दिया है। ग्राउंड और पिच का पूरी ग्राउंड बनाया गया है, उसमें एक लेवलिंग की है, पिचें बनाई गई है, घास लगाई, उसमें 51 लाख रुपए हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाए फ्लड लाइट्स हैं, फ्लड लाइट्स में करीब 4.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। तो ऐसे कर के जो है ये ये कटारिया है जिसने जो है जो फ्लड लाइट्स है उसके पोल्स बनाए हैं, उसमें उसको 3 करोड़ 31 लाख रुपए है। कपिल जी की प्रतिक्रिया लेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, फिर अनुराग ठाकुर भी जुड़ जाएंगे। प्रभात जी आपके पास भी आऊंगी फौरन ब्रेक के बाद, देखते रहिए। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ CBI की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार CBI के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच CBI की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी CBI ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.